नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, परिसीमन आयोग की रिकमेंडेशन कब आएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि सियासी हलचल शुरू हो गई है। कुछ रोज पहले भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश कार्यकारिणी में कहा था कि 50+ सीटें हम लेंगे। इससे पहले जब 2014 में इलेक्शन थे 44+ का नारा दिया गया था, लेकिन ये क्या टारगेट पूरा होगा, इस पर बाकी जमातें भी काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी भी काम कर रही है। अगर हम उमर अब्दुल्ला की बात करें तो उमर अब्दुल्ला इन दिनों कश्मीर में कंसंट्रेट किए हुए हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू में कंसंट्रेट किए हुए हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने भी खित्ता पीर पंचाल और चिनाब वैली में ज़्यादा कंसंट्रेट किया, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो इन दोनों खित्तों में जितनी भी विधानसभा सीटें हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव डाला जाए, इस पर प्रयास किया जा रहा है। सभी जमातें कर रही हैं। दूसरी ओर पहाड़ी जो लोग हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी इन दिनों वहीं पर पुंछ और राजौरी में डेरा डाले हुए हैं। इन पर चर्चा करेंगे शेख बशीर जी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, सादिक खान जो भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं, डॉक्टर राशिद चौधरी जी। डॉक्टर साहब आपका भी स्वागत है, आपका भी स्वागत है। और शुरुआत डॉक्टर साहब हम करेंगे, क्या ये बरगलाने वाली बात नहीं है कि 50+ भारतीय जनता पार्टी नारा दे रही है? डॉक्टर साहब आपसे। ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये नारे देने में माहिर है जी। और जो स्लोगन है उसी के बेसिस पे अपना रास्ता तय करती है, और जो प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स है उसका भारत की इतिहास में इस पार्टी को उसका जेनेसिस जो है करने वाली पार्टी के तौर में जाना जाता है। और ये किस हालात में जो स्टेट है उसको डालने के बाद 50 पार करेंगे, ये नारा इनको पता है कि क्या है। अगर इस नारे में कोई सच्चाई इनको दिखती होती तो पार्लियामेंट की हमारी जो है एक सीट कब से तब खाली पड़ी रही, फिर उसके बाद चुनाव हुए या किस तरह से हुए। तो मुझे लगता है अभी भी चुनाव हो सकते थे, सब कुछ। जब बीडीसी को इलेक्शन हो सकते हैं तो दूसरे इलेक्शन भी हो सकते थे। तो ये सब मामला जो है वो गोल है, और बीजेपी गोल मामले की सियासत पे ही चलना चाहती है। डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को अपनी पोजीशन ठीक से पता है, इसलिए चुनाव को लिंगरान कर रही है? ये भी एक वजह है, बिल्कुल बीजेपी को पता है, और बीजेपी अभी भी असेसिंग मोड में है। उनको लगता है कि जो चुनाव में है, हमें जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादे किए थे कि डिमोनेटाइजेशन से ये हो जाएगा, जीएसटी से ये हो जाएगा, और 370-35 से गया तो तूफान आ जाएगा तरक्की का, इंडस्ट्री का। तो वो बीजेपी खास करके जम्मू रीजन में घबराई हुई, बुखलाई हुई है, क्योंकि जम्मू ने बीजेपी को साथ दिया था, मौका दिया था, एक मौका दिया था। और जम्मू ही के साथ सबसे बड़ा जो भेदभाव है, जो नाइंसाफी है, वो अभी तक जम्मू के साथ ही की है। यहाँ ना इंडस्ट्री आ पाई, ना यहाँ का रोजगार मिला, ना यहाँ जो पुराने कंसीव्ड प्रोजेक्ट थे या जो कंप्लीशन में प्रोजेक्ट थे, छोड़ के 1-2 प्रोजेक्ट्स को कोई नई चीज आई। और उसके बाद जम्मू में सिर्फ अगर आया है तो वो टोल प्लाजा आया है, वो लिकर माफिया आया है, वो माइनिंग माफिया आया है, और क्या नहीं आया। अभी तो इंडस्ट्री माफिया भी टैक्स खाने के लिए आ चुका है। सादिक खान साहब, आप हमेशा ये टाल क्लेम करते हैं कि हमने डेमोक्रेसी को बहाल किया, हमने डीडीसी के चुनाव करवाए, बीडीसी के चुनाव करवाए, और 370 हटने के बाद पीसफुली तरीके से चुनाव हुए। मैं आपसे सवाल पूछने से पहले मैं बताता हूं कि उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जो पंचायतों के चुनाव करवाए थे, जो डीडीसी के चुनाव करवाए थे, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा था। लोग डरे सहमे से हैं, उनको ना सुरक्षा मिल पा रही है और ना ही उनकी सुनवाई हो पा रही है। पहले हम दिखाते हैं कि उमर अब्दुल्ला ने आज कुपवाड़ा में क्या कहा। जमहूरियत कहां गई? वो जमहूरियत 1120 दिन हो गए जब से हमारी असेंबली जो है वो डिसॉल्व की गई। बड़े पंच और सरपंच बने, आज उन बेचारों सरपंच और पंचों का एड्रेस ही नजर नहीं आता। कहीं को थाने में रखा है, कहीं को डिग्री कॉलेज के हॉस्टल में रखा है, कहीं को सरकारी क्वार्टर में रखा हुआ है, और बाकियों को गाड़ियों में बंद करके जम्मू भेजा गया है, क्योंकि उनकी हिफाजत का कोई इंतजाम नहीं हो सकता। जमहूरियत भी और फिर कश्मीरियत, जिस कश्मीरियत की हमने परवरिश की, जिस कश्मीरियत की हमने हिफाजत की, उस कश्मीरियत की तो उन्होंने धज्जियां उड़ा दी।
अरे जिस बेचारे मक्खनलाल बिंद्रू को मिलिटेंसी के 30 साल वो वहां से गया नहीं, मिलिटेंसी के सबसे खराब दिनों में वो इकबाल पार्क के पास अपनी दुकान में जाके बैठ के दवाइयां बेचता था, गरीब को कंसेशन पे दवाइयां देता था। उस मक्खनलाल बिंद्रू को इसी दौरान गोलियों का शिकार बनाया गया। इकबाल ये क्या कहते हैं उसको, ईदगाह के इलाके में हायर सेकेंडरी स्कूल के मास्टरानी को, जिसका खावंद जे&के बैंक में अफसर है, उसको गोलियों से उड़ाया गया। बाहर से लेबर आए, उनकी हिफाजत का कोई इंतजाम नहीं। रेड़े पे बेचारा गोलगप्पा बेचने वाला बिहार का गरीब, उसको यहां डब्बे में बेचारे को गाड़ी में बंद करके वापस भेजा गया अपने घर। तो फिर कहां कश्मीरियत, ना जमहूरियत, ना इंसानियत, ना कश्मीरियत। जो बस वाजपेयी साहब ने हमें दी थी श्रीनगर से मुजफ्फराबाद जाने के लिए, वो बस कहीं नहीं। इनके यहां कबीर साहब के यहां उस पुल से पार किया जाता था, हाँ, T12। आज उस पुल पे भी इसी तरह तारबंदी। सादिक साहब, आपको जवाब देना होगा कि आखिर 50+ का आप नारा तो दे रहे हैं, लेकिन आपकी ग्राउंड हिली हुई है। चाहे जम्मू प्रोविंस की बात करें, जम्मू प्रोविंस की वो सीटें जिन पर आप दावा करते हैं, वहां पर भी आपको लोग आईना दिखा रहे हैं। और कैसे आप 50+ का नारा दे रहे हैं? ये बरगलाने वाली बात नहीं है तो क्या है? देखिए विनोद जी, पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे नाचीज को अपने स्टूडियो में बुलाकर जी मैं अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखूं। जी, जहां तक आपने मुझे अभी कुछ विजुअल दिखाए उमर अब्दुल्ला साहब के, जो कपवाड़ा में शायद आज तकरीर कर रहे थे, जी, या आपने खुद एक क्वेश्चन किया है कि आप किस तरह 50 का जो हमें हमारा नारा है भारतीय जनता पार्टी का, कि उसको हम कैसे पार करें। विनोद जी, वक्त आने पर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने वो सब कुछ करके दिखाया है जो शायद 70 साल की सरकार चलाने के बावजूद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी और उनकी जो आशीर्वाद वाली जो मरकज में कांग्रेस का आशीर्वाद था, वो नहीं कर पाए, जो भारतीय जनता पार्टी ने 70 साल में एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया है। जी, बड़े अफसोस की बात है कि जो उमर अब्दुल्ला साहब आज हम पे उंगली उठाकर कश्मीरी जो पंडित कुछ 2-3 हफ्ते पहले एक केमिस्ट जिनकी जो है बेदर्दाना तरीके से जिनकी जो है हत्या की गई है टेररिस्ट की तरफ से, जी, तो इसका ये जिम्मेदार हमें भारतीय जनता पार्टी को ठहराते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि जम्मू कश्मीर की बर्बादी के सौदागर ये खुद है। 1987 में जो जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव हुए, इन लोगों ने कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के आशीर्वाद से जम्मू कश्मीर को टेररिज्म की भट्टी में धकेल दिया। आपको नहीं जिम्मेदार ठहराएंगे तो क्या यूएसए को ठहराएंगे? केंद्र में आपकी सरकार है, जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार है। बार बार आप ये कहते हैं कि हालात नॉर्मल हो गए। 5 अगस्त 2019 के बाद जो संवैधानिक बदलाव हुआ, क्या आजकल कश्मीर में कोई भी हड़ताली काल होती है? हफ्ते में 5 दिन हड़ताल हुआ करता था। आप सिलेक्टिव किलिंग को क्या कहेंगे? 2 दिन काम चलता था। क्या ये इंप्रूवमेंट नहीं हालात में? जी, ये जब 70 साल का नासूर है विनोद जी, ये 70 महीनों में खत्म नहीं हो जाएगा। 70 साल का नासूर, आप मानते हैं ना? ये धीरे धीरे टेररिज्म जो है, आप बताइए मुझे कहां है आज, कहां आज हुर्रियत की काल होती है? कहां आज जो है हुर्रियत के चेयरमैन कहां है? वो हुर्रियत का खीमा जिनको इन लोगों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने ऊपर से इनको आशीर्वाद देकर इनको 5 स्टार होटल में रखा था, सिक्योरिटी दे रखी थी। आज मुझे बताइए कहां हुर्रियत की काल कभी आती है? तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी जम्मू कश्मीर में, जो नेशनल जो इन लोगों के आशीर्वाद से जो
हुर्रियत कॉन्फ्रेंस तैयार हुआ था जी, सेपरेटिज्म का खेमा, आज मुझे बताइए कहां भारतीय जनता पार्टी ने कहां पहुंचाया? जी, भारतीय बशीर जनता साहब, पार्टी ये ने खेमा आपने तैयार किया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का किया हुआ था तैयार। भारतीय जनता जी, पार्टी शुरू से बशीर कहती है, साहब, बशीर साहब बोलेंगे। बशीर साहब, क्या ये मेरी खेमा- बात पूरी करने दीजिए जी, विनोद जी जी, प्लीज। जी। जो जिसका ये दुखड़ा रोना रो रहे हैं, इसकी ये सिर्फ इन लोगों की जो है दी हुई सौगात है जम्मू कश्मीर के लोगों को, जिसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। रही बात जो 50 सीटों का आप कहते हैं, मुझे बताइए 5 अगस्त 2019 से भारतीय जनता पार्टी ने जो जम्मू कश्मीर में जितने भी जो भी काम किए हैं, उनकी वजह से जो और पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं? पहले 4 साल पहले 3 साल पहले भारतीय जनता पार्टी बताते हैं, उनका कुछ और ही बताना है, डरा धमका के आप ज्वाइन करवाते हैं। बशीर साहब, बातें उनको सच्ची लगते हुए आज भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ रहे हैं। जी बशीर हमारा साहब, ग्राफ जमीन पर बढ़ रहा है। आपसे मैंने सवाल पूछा था बशीर साहब। विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो सवाल किया, जी, जो अलगाववादियों का खेमा आपका तैयार किया हुआ था, ये आरोप है। पहली बात यह है कि ये बदकिस्मती की बात है कि सादिक खान साहब कह रहे हैं कि भाई ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये कश्मीर की बर्बादी के लिए ज़िम्मेदार है, और उन्होंने हवाला दिया 1987 के इलेक्शन का। मैं कई बार इस चीज़ को झुठला चुका हूँ कि 1987 के इलेक्शंस के साथ मिल्टन सी का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ये उस चीज़ को छुपाना चाहते हैं जो असल में कश्मीर के अंदर हुआ और मिल्टन सी ने जन्म लिया। ये उसको कवर करने के लिए 1987 के इलेक्शन का हवाला देते हैं, नंबर 1। दूसरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी भी मिल्टन सी का सहारा नहीं लिया, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जो इन्होंने कहा सौदागर है, ये बदकिस्मती किया है। जब भी कहीं किसी जगह बात होती है तो अपनी ज़बान पे कंट्रोल करना चाहिए, और ज़बान जो है वो मिसयूज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा ही होता तो जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लोग हैं, बेइंतहा लोग, लातादाद लोग, जिसमें MLAs, जिसमें मिनिस्टर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के शहीद हुए हैं, वो नहीं होते, नंबर 1। असली चीज़ जो है, जब हम ये डिस्कस करते हैं कि 2014 में जो मैंडेट मिला बीजेपी को, उसके बाद जो लोगों की तवक्का थी बीजेपी के साथ, वो नहीं हो पा रही हैं। जब वो नहीं हो पा रही हैं तो उनकी तवज्जो बदलने के लिए इन चीज़ों की तरफ ले जा रहे हैं। हमने कब कहा अमन आना चाहिए? हमने कब कहा कि भाई हमने भी मेहनत की, नहीं कर पाए या नहीं हो सका तो हम हुकूमत से बाहर हो गए। आज इनसे सवाल नहीं करेंगे तो क्या बिल क्लिंटन से करेंगे? जी। पहली चीज़ जो है, जो दावा किया जी, ये जिस तरह मेरे डॉक्टर साहब ने जो बात की है, ये सपनों के सौदागर हैं, ये झूठ बोलने के एक्सपर्ट हैं। ये जिन लोग 2014 से लेके आज तक जो जो चीज़ें इन्होंने की वो फेल हो गई, और फेल होने की वजह से लोग अब आज बात करते हैं कि नौजवान जो हैं बेकार हैं, उनकी नौकरी कहाँ? एक मिनट मैं कंक्लूड करूंगा। जो ताजर है वो इंतजार कर रहा है कि कौन सा नया बिजनेस आ रहा है, वो आ नहीं रहा है। इकॉनमी डाउन हो गई है, सारी चीजें खत्म हो रही हैं, लोग इस चीज का जवाब मांगते हैं, और ये 50 प्लस की बात कर रहे हैं। और आपने सही कहा। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि ज्यादा फोकस जो है चिनाब वैली और पीर पंजाल पर होता है, क्या वाकई में ये एक स्ट्रेटेजी है सभी जमातों की कि भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए? देखिए, इसमें जो पॉलिटिकल अभी एक्टिविटी रिज्यूम हुई स्टेट में, उसमें सबसे पहला जो हाथ है वो गुलाम नबी आज़ाद साहब का है। उन्होंने एक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया, और उसको देखते ही आज ऐसा लग रहा है कि जैसे इलेक्शन का माहौल बन गया हो। और इसमें मुझे नहीं लगता कि बीजेपी अपनी तरफ से बखलाहट में पीर पंजाल रीजन में गुजर और पहाड़ी का डिवाइड करके, और यहाँ जो चिनाब वैली है उसमें हिंदू मुस्लिम का वो वेज क्रिएट करके ऐसी अटेम्प्ट्स कर रही है अपनी तरफ से कि कैसे कंसोलिडेशन किया जाए, कैसे पोलराइजेशन किया जाए। बट जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है वो उनका जाना आना, जैसे आज कल में मुझे किसी ने बताया बुखारी साहब का टूर है, बुखारी साहब आज भी राजौरी में हैं। उससे पहले उमर साहब, फारूक साहब, बहुत जगह बातचीत हो गई, एड्रेस लोगों से मिले। तो ये अब अपनी पॉलिटिकल पार्टीज की एक्टिविटी है। बीजेपी को इन दोनों खित्तों से अब की बार कुछ मिलने वाला नहीं। पिछली बार भी बीजेपी को, जैसे हम पीर पंजाल की बात करें तो यहाँ से नौशहरा से एक सीट और एक कालाकोट वाली सीट इनके पास थी,
और अगर वहां की बात करें हम चनाब की अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा की, तो वहां से कुछ सीटें जो बीजेपी को मिली थी। मगर जो परफॉर्मेंस है, जो मेरे भाई कह रहे थे कि अभी 70 साल में नहीं कर पाए, वो इन्होंने 70 महीनों में कर दिखाया। तो वो जो कर दिखाया है वो ये दिखाया कि सिलेंडर की प्राइस जो 70 साल तक बढ़ते 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 आई थी, उसको इन्होंने 70 महीनों में डबल कर दिया। इन्होंने प्राइस राइज का जो रिकॉर्ड है ब्रेक कर दिया, इन्फ्लेशन का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट सबसे लोएस्ट 70 साल में जो रिकॉर्ड था 70 महीनों में सब तहस नहस कर दिया। यहाँ का हमारा जम्मू का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, हमारे जो इंडस्ट्रियल यूनिट सिडको में या कहीं और आसपास जो सांबा से लेकर जम्मू में चलते थे, उन भाइयों से जाके बात करके पूछना पड़ेगा, वो बताएंगे पिछले दिनों जो यहाँ चेंबर एंड कॉमर्स का मजबूत इंस्टीट्यूशन है, उसने पहली बार बीजेपी के खिलाफ मुकम्मल कामयाब काल दी और हड़ताल हुई, लोगों ने देखा। सादिक खान साहब, ये जो चीजें हो रही हैं, इतना सब कुछ करने के बाद भी आप ये तवक्को रखते हो कि 50 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, आप अपने आप को गुमराह कर रहे हैं या पब्लिक को? बिल्कुल, इसमें कोई हम किसी को ना ही गुमराह करते हैं और ना ही अपने आप को झूठी तसल्ली देते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी बिलीव्स इन द प्रैक्टिकल। जो मौजूदा हालात हैं इस वक्त के, विनोद जी, क्या अदर पॉलिटिकल पार्टी से लोग भागकर नेशनल भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ रहे हैं या कि भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर और में शामिल होते जा रहे हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज के खिलाफ लोग होते तो क्या जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, जो लीडर्स बड़े ऊंचे कद के, क्या वो हमारी पार्टी में शामिल हो जाते अगर हमारी पॉलिसी खराब हो जाती? क्या वो नहीं चाहते कि आगे अगर भारतीय जनता पार्टी की सारी जो पॉलिसी फेल है तो अपने आप को वो नाकाम देखना चाहते थे? एक दूसरा ये है कि जो आप ये अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जो गुजर बकरवाल को ये गुमराह कर रहे हैं, भाई साहब विनोद जी, सबसे ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को वोट मिला आज तक गुजर बकरवाल का। अगर उनका ख्याल रखा है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने उनको स्टेटस दिया है। आज तक 70 सालों से बेचारे वो दर बदर की ठोकरें खाकर, कभी कश्मीर से यहाँ से कश्मीर, कभी उनको कहीं से भी उनको कानूनी इजाजत नहीं मिल रही थी। बावजूद इसके कि सबसे ज्यादा फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इनको इनकी तरफ से मिला था। लेकिन स्टेटस इनका जो है किसने दिया, राइट्स किसने दिए, हुकूक किसने दिए मालिकाना जमीन के? इनको बसाने का काम अगर किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और आज तक इनको इस्तेमाल अगर जो किया है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने किया। तीसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में, मैं आपको जो है ऑन रिकॉर्ड बता देना चाहूंगा विनोद जी, कि भारतीय जनता पार्टी की अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी और चीफ मिनिस्टर जो है बीजेपी का होगा, विदाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह देता हूं, क्योंकि आप ठीक है, आप औरों की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका हाल देख लीजिए, कांग्रेस का हाल देख लीजिए, कहां कांग्रेस बार आप पीडीपी का हाल देख लीजिए, क्या भारतीय जनता पार्टी आए रोज मजबूत बनती जा रही है या सुधरती जा रही है? ये तंज कसते हैं, अगर मजबूत बनती जा रही है तो पीपल आर एग्री विद द भारतीय जनता पार्टी पॉलिसी। ज्वाइनिंग के पीछे का रहस्य बता दीजिए। बीजेपी पिछले 7 साल में एक वॉशिंग मशीन के तौर पे उभर के सामने आई है, जिसमें जैसे गंदा कपड़ा डालते हैं और वो पहले होता है और धुल के बाहर निकल जाता है। इसी तरह बीजेपी पहले जिस लीडर को कहती है सबसे बड़ा करप्ट है, सबसे बड़ा चोर है, पूरे देश की बात कर रहा हूं, और जम्मू की भी जिन लोगों को इन्होंने ज्वाइन करवाया है उनके पहले पीछे एलिगेशंस लगाए, पहले उनको उसके बिजनेसेस को, उनकी चीजों को घेरा और उसके बाद मशीन में डाला, और अब वो रात के दूध के धुले हुए साफ उनके पवित्र हो गए, गंगा जल से उनका स्नान ये करके शुद्धि करके ले आए। तो ये कोई आदत है ईडी, सीबीआई, आईबी, जिसको चाहें, जिसके पीछे चाहें, जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे इंस्टीट्यूशन है जो 70 साल में बनाए थे, उनको बीजेपी ने तहस नहस करके अपनी ज्वाइनिंग का एक प्रोग्राम पूरा करने के लिए लगा रखा है। तो कैसे भी लोग आते हैं, और ज्वाइनिंग लीडर्स की जो है वो किसी तरफ इंडिकेट नहीं करती है। ज्वाइनिंग जब जो जनता का रुख है वो बताता है कि क्या हो रहा है, और जनता का रुख डेफिनेटली जब उनकी रसोई जो है उसका बजट खराब इन्होंने कर दिया, जब नौजवान लड़के लड़कियां पढ़ के कॉलेज और यूनिवर्सिटी से बाहर आ रहे हैं, उनके लिए रोजगार नहीं है, वो सड़कों में, जब हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट खुश नहीं, जब हमारा बिजनेसमैन जो जम्मू का वो सड़क पे आगे स्ट्राइक कर रहा है बीजेपी के खिलाफ, पहली बार इतिहास में मुकम्मल शटडाउन रहा, तो तब इनको पता चल जाएगा आने वाले वक्त में कि ये सुनहरी सपने जो देखते हैं वो अब नहीं चल सकते हैं। देश जवाब इनको दे रहा है हर स्टेट में, वेस्ट बंगाल से देख लीजिए और स्टेट्स में देख लीजिए, अभी यूपी में क्या हाल होगा और यहाँ क्या होगा वो सबसे ज्यादा डेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस को पड़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता जो है बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे आप बीजेपी की पॉलिसी से प्रभावित होकर के? नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई डेंट नहीं पड़ा है,
मैंने आपको पिछली दफ़ा भी कहा था कि बीजेपी अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ये जान बचाओ पार्टियां बनी हुई हैं, और जिसकी जान उसमें आ जाती है तो वो चल पड़ता है। चलो जी, मैं अगर ये जो दावा करते हैं खान साहब के जनाब सब कुछ हमारे हक में है, तो चुनाव को क्यों ये आगे कर रहे हैं? और चुनाव को आगे करने का मतलब क्या है? 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद हम समझते थे कि चुनाव हो गए, ये चुनाव कराना नहीं चाहते, उनको आगे आगे ले जा रहे हैं। अगर वाकई ही उनको फख्र है तो चुनाव करा के देखें, और जिस दिन चुनाव अनाउंस होंगे उस दिन देखेंगे कौन किधर जाता है। तब तक तो ये होगा, क्योंकि ये जो होता है ना गवर्नमेंट का कवच, जिन लोगों को होता है उसका ये फायदा उठा ले। तब तक आप यूपी में देख लीजिए, यूपी में क्या हो रहा है। अभी यूपी में इलेक्शन अनाउंस नहीं हुए, जिस दिन यूपी में इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, जब वो कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा उसके बाद बात करेंगे। जी साजिद खान जी, आपने कहा था कि इसको और एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा, 6 मार्च 2022 के बाद परिसीमन आयोग की किसी तरह का विस्तार नहीं दिया जाएगा, लेकिन बाद में आप लोकसभा में ये कहते हैं कि ऐसा कोई वादा हमने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ मुकर भी जाते हैं। यानी आप नहीं चाहते कि टाइमली इलेक्शन हो, आपको भय है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कॉल पर जम्मू बंद हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आपकी जमीन हिली हुई है, खिसकी हुई है। विनोद जी, कुछ एक महीना पहले इस देश के होम मिनिस्टर आदरणीय अमित शाह जी कश्मीर आए थे, जम्मू भी आए थे। श्रीनगर में जो है उन्होंने संतूर हाल में ये बता दिया कि जो है मार्च तक जो है जो परिसीमन की रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी, तो उसके तुरंत बाद जो है इलेक्शन कराए जाएं। मुझे ये नहीं पता है कि आपने कब उन्होंने जो है इस बात से इनकार किया है, इस बात से इनकार किया है। एक दूसरी बात जो है, दूसरी बात मैं बशीर साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो है बयान करते हैं, मैं इनको याद दिलाना चाहूँगा। आपने अभी कुछ मिनट पहले ये बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जम्मू कश्मीर की तबाही, जो टेररिज्म है, उसके जो है क्रिएटर नहीं है, उसके बानी नहीं है, फाउंडर नहीं है। लेकिन मैं इनको याद दिलाना चाहूँगा, क्या 1987 के इलेक्शन में जो है आसनदार इलेक्शन नहीं लड़ रहा था? इस वक्त जब जो टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन HM, जिसके सईद सलाउद्दीन जो है सुप्रीम कमांडर हैं, तो क्या वो बर्मान जो कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे? वो जीत रहे थे। इन लोगों ने जो है कांग्रेस के आशीर्वाद से, बदकिस्मती है ये, मुझे अफसोस हो रहा है कि ये लोग जो है जितना तकलीफ इस देश के मुसलमानों को कांग्रेस ने दिया है, मैं वसूख से कहूंगा, लेकिन सिर्फ उनकी पॉलिसी यही रही है कि स्वीट पॉइजनिंग से जी, वो कहते कुछ और है, करते कुछ और है। सबसे खतरनाक पॉइजनिंग जो होती है वो स्वीट पॉइजनिंग होती है, जिससे इस देश के मुसलमानों को अगर तकलीफ पहुंची है तो वो है कांग्रेस। और जम्मू कश्मीर में अगर जो आज की डेट क्या जो ये जो सितमजरीफी है, बदनसीबी है, कभी कश्मीरी पंडित बेचारा जो है उसको बेदखल जो है 96 में अगर तो इनकी सरकार चल रही थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार चल रही थी, अगर कश्मीरी पंडित हमारे जो है बरादरी का एक हिस्सा है, उनको वहां से भागना पड़ा तो उसकी जिम्मेदार कौन? भारतीय जनता पार्टी है जी। तो ये अभी तक आप ये कह रहे हैं कि भाई जम्मू कश्मीर में जो बेरोजगारी का जो भारतीय जनता पार्टी ने जो आज तक जितना डेवलपमेंट किया है, विनोद जी, मैं दावा से कह सकता हूं, कहता हूं आपको कि 25 साल से यहाँ की जम्मू कश्मीर की सड़कों का मैग्नम नहीं हो रहा था, और आज जम्मू कश्मीर में देख लीजिए जहां से सबसे बड़ा जो है डेवलपमेंट का ये होता है कि सड़कें, अभी तो मोदी जी भी एयरपोर्ट आपके सामने यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां गिनूं तो आप बोलते बोलते मैं थक जाऊंगा और आपका समय खत्म हो जाएगा। पहले मैं एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, एक ही क्वेश्चन खान साहब से, एक ही क्वेश्चन पूछूंगा। हम मान लेते हैं कि हम नालायक थे, हम नहीं कुछ कर पाए, और 2014 के बाद 2014 से लेकर 2021 तक खान साहब मुझे एक चीज बता दीजिए कि कौन सी चीज जम्मू कश्मीर में आपने की है जिसका आप दावा करते हैं कि हमने ये किया है। आपने कहा 70, हाँ, स्टेट को तोड़ा है। नहीं, वो माइनिंग वाला इशू देखिए ना, माइनिंग आपने किस चीज के ऊपर, यहाँ जो मकान बनाता था, रेट कहाँ चला गया? यहाँ जो मकान बनाता था, जवाब दूंगा ना नौजवानों के। विनोद जी, हमारी पार्टी का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो है नेशन फर्स्ट, वो है काम ना करो। अगर रजाई एक होने से जल जाए तो पूरे देश को पूरे रजाई तबाह हो जाती है। इसी तरह जम्मू कश्मीर की जो आतंकी भट्टी कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने बनाई, तीनों पार्टियों, और उसको ठीक भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आज हम दावा से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी
जो है नरेंद्र भाई मोदी की क़यादत के बाद अच्छी तरह से देश के साथ जुड़ गई है। जी जी जी। लेकिन यहाँ की जो खामियां गलतियां हैं, डॉक्टर साहब हैं आपसे ये जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहब आप ये डिमांड कर रहे हैं कि समय पर इलेक्शन नहीं करवा रही है केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी नहीं इलेक्शन करवा रही है। अगर अभी इलेक्शन अनाउंस हो जाती है तो कांग्रेस का क्या रुख रहेगा? आजाद के साथ खड़े रहेंगे या मीर के साथ खड़े रहेंगे? ये आपके लिए भी मुसीबत है। देखिए, कांग्रेस मैं भी हूं, आजाद साहब भी हैं और मीर साहब भी हैं और हम सब कांग्रेसी हैं और कांग्रेस के साथ खड़े हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं, वो तो बातें हैं। मगर पहले मैं भाई साहब को ये बात बता दूं कि आतंकवाद की भट्टी अगर जिसको ये कहते हैं थी, तो उसमें आपने जलती में तेल डाला है और उसके सबूत मैं देता हूं, आंकड़े गवाह हैं, आंकड़े झूठ नहीं बोलते और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े। तो मोदी जी और अगर के रूल को 7 साल को और अगर पिछली गवर्नमेंट को यूपीए को कंपेयर कर लिया जाए तो उसमें 37% के सारे जितने सीज फायर वायलेशन या जितने मिलिटेंट्स के द्वारा टेररिस्ट अटैक हुए और चीजें हुई और जो हमारे सोल्जर्स हैं उनकी जो मार्टरडम हुई उसको 37% का टोटल इंक्रीज है। ये कौन सा इंक्रीज है? एक मिनट बशीर साहब, ये कौन सा इंक्रीज, किस दौर में इंक्रीज है? उस दौर में इंक्रीज है कि वो प्राइम मिनिस्टर जो मनमोहन सिंह जी से जैसे शरीफ और ध्यानतदार आदमी को कहता था ये फौजें किसके पास हैं, बॉर्डर किसके पास है, मिलिटेंट आता कहां से है, मिलिटेंट आता कहां से है? वो आरटीआई हमारी बनाई हुई है जिसके पर आपने काटे, वो आरटीआई का कानून हमने बनाया जिसके पर आपने काटे, जिसको आज आदमी है कि आज की डेट में सुनने की आदत, सुनने की क्षमता, जो सिलेक्टिव किलिंग का दौर चला है जहां कश्मीर आज खड़ा है, वो 90s के दौर में हम वापस उसको लेके तो कहां पे आए दिन एक कल का अखबार उठा के देखिए, आज सुबह का देखिए कि आपके यहाँ इनकाउंटर था, करोटर था और इनकाउंटर था। ये पाकिस्तान से आपकी दोस्ती है, जो सही आदमी है, जो सही वजह है उसको तो आप कहेंगे नहीं क्योंकि वो आपको सूट करता है, उधर से वो करता है, उधर से आप करते हैं, तो आप दोनों के तो एक सोच बिलोंग करते हैं। फासिस्ट लोग जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। और क्या फासिज्म का एक लाइक्स होता है, वो उसी पे परवरिश करता है जब एक दूसरे को कहेंगे। पूरे हमारे इसके अलावा लोग जानते हैं की बात आती है टेररिज्म तो जम्मू में जो रेप की चोरी है, जो माइनिंग है, जो लिकर माफिया नेशनल कॉन्फ्रेंस पे सादिक साहब आरोप लगा रहे हैं कि आतंकवाद की जननी या आतंकवाद का कारण नेशनल कॉन्फ्रेंस है। मैं बिल्कुल इस चार्ज को रिफ्यूट करता हूं और ये इनकी एहसास कंपरी है जो ये इस तरह के इल्जामात लगाते हैं और ये असली चीज को छुपाना चाहते हैं, ये इसकी तरफ जा रहे हैं। पर टेररिज्म के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए और ये अगर वाकई ही तो ये एक व्हाइट पेपर छापें, करें व्हाइट पेपर, गवर्नमेंट इनके पास है, करें व्हाइट पेपर इशू, ये कौन जिम्मेदार है? ये खुद उसमें फंस रहे हैं। इसलिए बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चीजें हम इसको रिफ्यूट करते हैं। रिगिंग हुई, जो इलेक्शन लड़ रहे थे वो जीत रहे थे, उनको हरवाया कांग्रेस के आशीर्वाद से, और हमें कहते हैं कि व्हाइट पेपर जारी करें। क्या बात है? अगर ये इनके पास गवर्नमेंट है, इनके पास अगर ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। जो हाल पूरे देश में कांग्रेस का पूरा देश कांग्रेस जो है भारत हुआ, इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और जिस तरह पीडीपी का जो हाल हो गया कांग्रेस का भी हो रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी डिस्कशन इस तरीके से नहीं होती, डिरेल हो जम्मू से सफाया हो गया नेशनल कॉन्फ्रेंस का, पता ही नहीं चलेगा। जी सर, जी सर, जम्मू कश्मीर से होगा सफाया। मैं सुख से हम कड़वे जरूर है लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सच कहती है, जो कहती है वो करती है। डिरेल मत कीजिए, सुनने दो पब्लिक को। मैं सिंपली ये कहूंगा कि हमें नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट बीजेपी से नहीं लेना है। जी, लोग जानते हैं कि हम कितने नेशनल हैं और कितने एंटी नेशनल हैं। हमारा टेररिज्म के साथ कोई वास्ता नहीं। नंबर एक, आप लोगों ने 5 स्टार सिक्योरिटी जो है जेड कैटेगरी दे रखी थी, वो बीजेपी ने जब आप बोल रहे मैं बोल नहीं रहा था। बोलने का मौका दीजिए, सुनने की क्षमता कहाँ ताकत रखिए, क्योंकि ये चीज सुनना नहीं आप पावर में ना, आपको पहली चीज मैं आपको बताऊंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने, लीडरों ने जो कुर्बानी दी है वो याद रखी जाएगी इस स्टेट को बचाने के लिए। और फारूक अब्दुल्ला साहब की रहनुमाई में ही 1996 के बाद हमने लड़ाई लड़के, ये बीजेपी कहाँ थी उस वक्त? ये बताएं ना जरा, उस वक्त बीजेपी थी? आप हमारे कार्यक्रम में आए, सादिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राशिद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
है।